आदाब। मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। बेबाक मुंसिफ के साथ मैं हूं मोनिस अनवर। तेलंगाना में होने वाले असेंबली इलेक्शन में काफ़ी कम वक्त बचा है। तमाम पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में मसरूफ हो गई हैं। इसी कड़ी में राज्य में सत्तारूढ़ भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस ने इलेक्शन के लिए अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। बीआरएस ने अपने मैनिफेस्टो में जनता से कई बड़े वादे किए हैं। पार्टी ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन राशि को बढ़ाकर रायतु बंधु निवेश सहायता स्कीम के तहत किसानों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता बढ़ाने और 400 रुपए में एलपीजी गैस सिलेंडर देने समेत कई वादे किए हैं। बीआरएस चीफ और सीएम के चंद्रशेखर राव ने 23 नवंबर को होने वाले असेंबली इलेक्शन के लिए पार्टी का घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा कि राज्य में गरीबी रेखा यानी कि बीपीएल से नीचे रहने वाले सभी 93 लाख कुनबों को 5 लाख रुपए का जीवन बीमा और कवर मुहैया कराया जाएगा और प्रीमियम का खर्च सरकार उठाएगी। सीएम केसीआर ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन अगले 5 सालों में धीरे धीरे बढ़ाकर 5,000 रुपये हर महीने की जाएगी, जो फिलहाल 2,016 रुपये है। और पार्टी के मैनिफेस्टो के मुताबिक बीआरएस के हुकूमत में दोबारा लौटने के बाद साल में इसे बढ़ाकर 3,016 रुपये किया जाएगा और फिर अगले 4 सालों के लिए 5,000 रुपये कर दिया जाएगा। भारत राष्ट्र समिति ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि इस तरह मजबूर लोगों की पेंशन आने वाले 5 सालों में मौजूदा 4,016 रुपये से बढ़ाकर 6,016 रुपये कर दी जाएगी। मैनिफेस्टो में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि रायतु बंधु स्कीम के तहत किसानों को सालाना फी एकड़ 10,000 रुपये मिलते हैं, जिसे अगले 5 सालों में आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाकर 16,000 रुपये सालाना कर दिया जाएगा। इसमें कहा गया है कि सत्ता में दोबारा वापसी के बाद बीआरएस पात्र लाभार्थियों को 400 रुपये में गैस सिलेंडर देगी और बाकी रकम राज्य सरकार वहन करेगी। वहीं कांग्रेस ने तेलंगाना चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची की घोषणा कर दी है। शारदीय नवरात्र के पहले ही दिन जारी हुई इस लिस्ट में 55 उम्मीदवार शामिल हैं। इसमें रेवंत रेड्डी कोडंगल, हुजूर नगर से चुनाव लड़ रहे उत्तम कुमार रेड्डी, मुलुगु से दसारी सीताक्का और मेडक से मैनमपल्ली रोहित राव, मल्काजगिरी से मैनमपल्ली हनुमंत राव और कई अन्य नाम इसमें शामिल हैं। इसी पर होगी आज की चर्चा और इस चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीआरएस नेता अब्दुल हक कमर साहब। आपका इस्तकबाल है अब्दुल हक साहब। और कांग्रेस लीडर मोहम्मद शहाबुद्दीन हमारे साथ हैं, आपका भी इस्तकबाल है। और बहुत जल्दी हमारे साथ बीएसपी से अबरार हुसैन आज़ाद साहब जुड़ जाएंगे, उनका भी मैं खैर मकदम करूंगा। सबसे पहला सवाल मैं शहाबुद्दीन साहब के पास जाना चाहूँगा। शहाबुद्दीन साहब, बड़ा सवाल ये है कि जब बीआरएस की 115 सीटों की नाम जारी हुए थे और उसमें सिर्फ 3 मुस्लिम उम्मीदवारों के नाम थे, कहीं ना कहीं एक सवाल उठा था कि ये पार्टी वो है जो अपने आप को जो है सेक्युलर पार्टी कहलाती है बीआरएस, और कहती है कि हमने मुसलमानों के लिए बहुत काम किया है। बड़ा सवाल यहाँ पर सीधा सिंपल सा आपके पास भी आऊंगा। अभी तक आपकी 55 सीटों की लिस्ट जारी हो गई है। 55 सीटों में 3 नाम है और 3 नामों को अगर देखा जाए वो ऐसी जगह है जहां पर कहीं ना कहीं सवाल उठने आप पर लाजमी है, क्योंकि वो एआईएमआईएम का गढ़ कहलाता है। तो ऐसी जगह से कांग्रेस उम्मीदवार को उतारना क्या वाकई किस तरह का मैसेज आपकी पार्टी देना चाहती है? देखिए, हमारी कांग्रेस पार्टी के मुतालिक जो आप ये बात जो तनकीद कर रहे हैं, मैं इसके ऊपर ये कहना चाहता हूँ कि जो है कांग्रेस पार्टी कैंडिडेट्स का सर्वे करवाती है, ठीक है, उसके ऊपर मजहब नहीं देखती है। और रही बात जो है 3 कैंडिडेट की है, कांग्रेस पार्टी ने एक लिस्ट में जारी की, अभी दूसरी लिस्ट भी आना बाकी है। ठीक है, अभी ये मुकम्मल लिस्ट नहीं है, जैसा कि आप जानते हैं कि सिर्फ 55 सीटों के ऊपर जो है ऐलान हुआ है। अभी बाकी भी मजीद जो है सीटों का ऐलान होना बाकी है। और मैं ये समझता हूँ, मुझे पूरी उम्मीद है कांग्रेस पार्टी से कि वो और आगे भी सीटों पर जो है ऐलान कर सकती है, जो मेरे पास जितनी न्यूज़ है, क्योंकि उसके ऊपर जो है बहुत सारी चीज़ें देखी जाती है, क्योंकि एरिया देखा जाता है, जियोग्राफी देखा जा सकता है, डेमोग्राफिक्स देखे जा सकते हैं, उसके ऊपर कास्ट वाइज जो है पॉपुलेशन के ऊपर जो है चर्चा होगी। उसके बाद जो है कैंडिडेट कौन ऐसा माइनॉरिटी लीडर है जो मेजॉरिटीज की भी वोट ले और माइनॉरिटीज़ की भी वोट ले, क्योंकि ये मैं आपको बात समझाता चलूँ, अगर एक माइनॉरिटी लीडर को अगर कोई भी पार्टी टिकट देती है तो उसे ये तवक्को नहीं रखती है कि सिर्फ और सिर्फ मुसलमान के वोट लेगी, ठीक है, उसे सभी के वोट लेना पड़ेगा, उसे हिंदुओं के भी लेना पड़ेगा, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, सबका लेना पड़ेगा। तो उस हिसाब से उसके ऊपर जायजा लेकर कांग्रेस पार्टी, मुझे पूरा भरोसा है कि जहां पर भी फिट दिखेगा कि ये माइनॉरिटी लीडर को जो है टिकट देना चाहिए, मुझे पूरी उम्मीद है कि देगी। अगर हम बात करें आपके पहले नाम की, शेख अकबर को मलकपेट से टिकट दिया गया, ठीक है, कोई असर और रसूख नहीं है जो जानकारी उनके बारे में मिल रही है। क्या मुकाबला दे पाएंगे वाकई एआईएमआईएम के कैंडिडेट को?
देखिए, मुकाबला देने की नहीं देने की बात अलग है। अभी फिलहाल इलेक्शन अलग हो चुका है। अभी कांग्रेस की एक लहर चल रही है। कांग्रेस की 6 गारंटी जो है घर घर तक पहुंच चुकी है। वो सबसे पहला जो कांग्रेस पार्टी का यूएसबी है वो है, आपको समझने की जरूरत है, वो है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, उसके बाद कर्नाटक का इलेक्शन, तीसरा ये 6 गारंटियां जिसने कांग्रेस पार्टी ने, सोनिया गांधी ने खुद आकर यहाँ पर अनाउंस की है। पहली तो चीज ये है। उसके बाद कैंडिडेट है, कैंडिडेट नॉन कंट्रोवर्शियल है, ठीक है। और कैंडिडेट के ऊपर जो है कोई अभी तक कोई ऐसी आवाज नहीं उठी है कि जो है जो सीरियसनेस जो है एआईसीसी ले रही है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि कैंडिडेट के ऊपर भी कोई बुरा है। अब बात यह है कि अगर हम किसी अक़लियत को जो है टिकट दें तो भी मसला, ना दे तब भी मसला। तो इसलिए क्या है, जो भी पार्टी ने जिसको जो है नामजद किया है, मैं ये समझता हूँ हमें उसको वेलकम करना चाहिए और उसे सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, मैं आपके पास आना चाहूँगा। बीआरएस ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया गया। कांग्रेस ने 500 रुपये में सिलेंडर देने का ऐलान किया, आपने 400 रुपये में सिलेंडर देने का ऐलान किया। जो राइतु बंधु स्कीम चल रही थी उसमें भी आपने पैसे बढ़ाने के लिए कहा, और यही ऐलान उस तरह का बिल्कुल कांग्रेस की तरफ से भी हमें देखने को मिला था। यानी कि किसानों को भी लिभाने की कोशिश की गई थी, और महिलाओं खासकर जो किचन संभालती हैं अपना, उनको लिए भी एक कांग्रेस ने 500 रुपये में सिलेंडर देने की बात कही, आपने 400 रुपये में सिलेंडर देने की बात कही। क्या लगता है कि ये इस तरह के जो 10 सालों में इस तरह के ऐलान बीआरएस की तरफ से नहीं देखने को मिले? लेकिन अगर बात करें हम इस बार की, तो ये इस तरह के ऐलान जो है बीआरएस पहली बार कर रही है, यानी कि 400 रुपये सिलेंडर और इस तरह के ऐलान जो है। क्या लगता है कि कांग्रेस की वाकई लहर चल रही है जिसकी वजह से आपको इस तरह के ऐलान करने पड़ रहे हैं? मैं माजरत के साथ ये बात कहूँगा जी कि सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि गुज़िश्ता 10 साल में केसीआर साहब कभी इस बात के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं किए, ये जो इश्यूज़ है। लेकिन फिल वक्त तो केसीआर साहब ये इश्यूज़ के ऊपर जो ज़्यादा फोकस करना चाह रहे हैं उसका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, ठीक है, मैं ये समझता हूँ कि कांग्रेस का दबाव है, उस वजह से केसीआर साहब का ये ख्याल है। हाँ, तो क्या लगता है कि अगर जिस तरह की जो हमारे पास ओपिनियन पोल्स आए उसमें कहीं ना कहीं बीआरएस को सीटें कम होती नजर आ रही हैं, तो क्या लगता है कि अगर बीआरएस की जो है ये वाली जो मैनिफेस्टो जारी होगा ये बूस्ट देगा बीआरएस को? मेरे को तो ऐसा नहीं लग रहा कि जिस तरीके से बूस्ट होना चाहिए बीआरएस को, क्योंकि गुज़िश्ता 2 मरतबा का जो इलेक्शन हुआ उससे पब्लिक में थोड़ा सा, अगर मैं ये बात प्रेस में नहीं बोलना चाहिए लेकिन मैं ये बात बताना चाहूँगा कि अवाम के अंदर ये बात है कि केसीआर साहब मुस्लिम्स के साथ नाइंसाफ़ी करें, ये आम लोगों में ये बात चल रही है। अगर इस तरीके से अगर ये बात चल रही है तो केसीआर साहब जो आज जो चीज़ को लेके आगे बढ़ रहे उसमें मुसलमानों का जो परसेंटेज पहले जैसा था 80-85% मुसलमान साथ थे, इस बार 50-50 का पोजीशन आज नज़र आ रहा है, यानी कि तेलंगाना में। उम्मीद है कि और भी कम हो सकता है अगर हालात ख़राब रहे होने की। अगर ये कांग्रेस का अगर ग्राफ बढ़ा तो उस वक्त कम भी हो सकते हैं, लेकिन फिलवक्त का जो सिचुएशन है इसके अंदर कोई दो राय नहीं है कि पहले के मुकाबले में बीआरएस का जो ग्राफ है घटा है, जैसा पहले था वैसा नहीं रहा। यानी कि अगर जो माइनॉरिटीज़ है, खासकर अगर मुस्लिम जो समाज है, अगर वो पूरी तरीके से बीआरएस के साथ आता है तो उसके लिए बीआरएस को अपने साथ उनको सही से जोड़ने के लिए क्या और करना चाहिए आपके हिसाब से, जो अभी तक केसीआर साहब नहीं कर पाए? सबसे पहली चीज़ तो ये है कि केसीआर साहब से कोई हम लोगों ने तो फोर्स नहीं किया था। केसीआर साहब भी बोले थे कि हमको 12% के हिसाब से आपके तमिलनाडु की शक्ल में दूंगा, 4 महीने के अंदर हुकूमत बनने के बाद तमिलनाडु की शक्ल में 12% दूंगा। केसीआर साहब का अपना वायदा था, शादनगर की पब्लिक मीटिंग में उन्होंने कहा था। तो वो तमाम चीज़ें तो आवाम के सामने थी और आवाम ये चीज़ों को एक्सेप्ट भी करी थी और यानी कि पूरी उम्मीद भी थी कि केसीआर साहब जो वादे करें उसके ऊपर अमली जामा पहनाएंगे। लेकिन इत्तेफाक की बात है कि जिस वक्त मजलिस के साथ इनका अलायंस हुआ उसके बाद से जो उनके जो अपने इरादे थे उसके अंदर थोड़ा सा यानी कि उतार चढ़ाव के से माहौल बना। उसके बाद से जितना सीरियसनेस था केसीआर साहब का वो सीरियसनेस नज़र नहीं आने लगा, बाद में आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस होते रहा। बसपा के सीनियर नेता अबरार हुसैन आज़ाद साहब हमारे साथ हैं। अबरार साहब, आपका भी इस्तकबाल है हमारे शो में। अबरार साहब, सवाल वही है क्योंकि अब आपकी जो पार्टी की लीडरशिप है वो कहीं ना कहीं एक मेहनत कर रही है, उस तरह से अपने आप को यहाँ पर जोड़ने की कोशिश कर रही है, लोगों से जुड़ने की कोशिश कर रही है। बीएसपी का बीआरएस का मैनिफेस्टो हमारे सामने आ चुका है। कांग्रेस की भी 6 गारंटी लगभग हम लोगों के साथ हैं, और अगर और कुछ देखने को मिलेगा जो अभी मैनिफेस्टो आएगा वो इन्हीं चीज़ों से लगभग जुड़ा रहेगा। क्या लगता है कि बीएसपी इससे कुछ अलग करके दिखाएगी इस बार?
मैं सबसे पहले आज के इस मौजू पे बात करने के लिए मुंसिफ टीवी चैनल की जानिब से मुझे मुद्दू किए जाने पे मैं आपका मशहूर हूँ। और आप जैसा ने कहा कि बीआरएस की जो मैनिफेस्टो आया है और कांग्रेस ने भी अपने 6 वादे किए हैं और 55 सीटों का ऐलान किया है। मैं इसी मौजू की वजाहत के लिए बयान देने के बजाय मैं यहाँ पे सियासत की कटिंग लाया हूँ। असम्बली इंतखाबात के लिए बीआरएस का मंशूर जारी, 400 रुपये में गैस सिलेंडर, पेंशन 5000 रुपये, 5 लाख तक का इंश्योरेंस। ये केसीआर साहब का है। ये केसीआर साहब जैसा आप कभी कभी किसी टेंडर में पार्टिसिपेट होंगे तो उस टेंडर में रिवर्स बोली बोलने का एक मिजाज होता है। अगर कोई आदमी कोई चीज़ 500 में दे रहा है तो दूसरा उसको 400 में देता है। अगर वो सामने वाला 400 में बोलेगा तो केसीआर साहब उसको 300 में बोलेंगे। तो केसीआर साहब जो है ना, देना लेना कुछ नहीं है, रिवर्स बिडिंग के लिए बैठे हुए हैं। और वो अगरचे जैसा कि असम्बली में ये बात जो है ना कोई ढकी छुपी हुई नहीं है कि आप मेरे कान खुश करो, मैं आपके कान खुश करता हूँ और हम कल बैठेंगे, इस पर चर्चा करेंगे, मैं इनको भेजता हूँ, आप बैठिए, बैठ के ऐसा करिए। ये जब भी असम्बली चलती है 2-4 दिन, 7 दिन, 8 दिन की, और उस असम्बली में धुआंधार प्रोग्राम्स डिसाइड होते हैं और 2 दिन के अंदर जो है ना मैं इसके ऊपर फैसला करूँगा, हम इस पर बैठेंगे, चर्चा करेंगे, हम ये कर देंगे। और लोग जो है ना उसको लाइव सुनते हैं और यकीन कर लेते हैं कि वाकई हो जाएगा। और मेमोरी बहुत लोगों की याददाश्त बहुत छोटी होती है, शॉर्ट होती है, फिर वो लोग भूल जाते हैं। ऐसा चलते रहा। लेकिन अब ये हालात बदल रहे हैं। जैसा जैसा ज़मीन जो है ना खिसक रही है वैसा वैसा लोगों की जो है ना उनको एहसास हो रहा है। उन्होंने ये बहुत बड़ी कोशिश की कि इस तेलंगाना का जो मुसलमान है, इनकी जो हम नवा जमात है, जो बीजेपी है, उसको इन्होंने यहाँ पे प्रमोट करने के लिए 10 साल हर तरह की कोशिशें की, यज्ञम कराया, मंदिर तामीर करी, हर तरह से इन्होंने कोशिश की कि इस तेलंगाना में जो है ना बीजेपी पार्टी एक मजबूत पार्टी बन के उभर के आए। और फिर उनके जो वोट है, जो मुसलमानों की जो वोट बैंक है, जो सेकुलर जो वोट बैंक है, वो बगैर किसी कोशिश के, मेहनत के, वो ऐसा ही सुलूब में फिसल के आ जाएंगे। तो लिहाजा इन कौमों को बिलखुसूस मुसलमानों के लिए कोई काम कारकर्दगी करने की ज़रूरत नहीं है। और फिर इनके पास एक ज़िम्मेदार, मुसलमानों की ज़िम्मेदार जमात भी इनके साथ में रही। तो वो जो ठेका उन्होंने ले लिया तो उन्होंने ठेकेदार को बाकी की ज़िम्मेदारी दे दी। तो लिहाजा 9 साल में केसीआर साहब मुसलमानों की तरफ मुतवज्जह होने में अपना ज़ीरो रद्द अमल ज़ाहिर किया। जैसा कि अभी आपने फरमाया कि जो उनके ख्यालात थे वो धीरे धीरे, अब्दुल्ला खबर साहब ने फरमाया कि धीरे धीरे, आप सीनियर मोस्ट टीआरएस के लीडर हैं, आप पहले शख्स हैं जिन्होंने टीआरएस पार्टी की ऑफिस को इस शहर हैदराबाद में क़ायम किया था। तो मैं बहुत आपका एहतराम करता हूँ। लेकिन वो केसीआर साहब ने बिल्कुल 9 साल में नज़रअंदाज कर दिया। अब जबकि वो भले ही कर्नाटक के नतायज समझिए या भारत जोड़ो यात्रा समझिए या कांग्रेस का मौजूदा मौक़िफ़ समझिए, लेकिन ये जो बदलाव आया तो ये इस तरह मुतवज्जे हुए हैं। और रही बात, मैं साबिक़ में भी बता चुका हूँ कि ये जो जमात है कांग्रेस पार्टी, ये कोई ऐसी जमात नहीं है जिसको हमने आजमाया नहीं है। हमने इनको आजमाया और 75 सालों में ये जमात जो है ना तमाम तौर पे मुसलमानों को कमज़ोर करने में सबसे आगे रही है। और इसी वजह से जिस जो कौम जो है ना आज़ादी में सबसे आगे रही, आज़ादी में सबसे ज़्यादा कुर्बानी देने वाली और आज़ादी में इस मुल्क को रहनुमाई करने वाली जमात को आप कांग्रेस पार्टी ने उस वक्त से मुसलमानों को वहाँ क्या मस्जिदों में, मदरसों की और खानखाओं की जिम्मेदारी देख लीजिए। सियासत का हम जिम्मेदारी, हम सियासत का हम जिम्मेदारी लेते हैं। और 75 साल में कांग्रेस पार्टी जो है ना, 75 साल में कांग्रेस पार्टी मुसलमानों की जो नुमाइंदगी है उसको खत्म करते 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 आज इस मुकाम पे आ गई है। आज इस मुकाम पे आ गई है जहाँ पे 51 सीटों में 17 सीटें रेड्डी को दी जाती है, 20 सीटें 12 सीटें दी जाती है और 3 सीटें मुसलमानों को दी जाती है। अगर इस जमात को रड्डी की जमात अगर कहा जाए तो इसमें क्या खबास होगी। अगरचे बीएसपी को दलितों की जमात कहते हैं और जोरों शोर से कहते हैं, बेशक इसका एक लीडर जो दलित है वो इस जमात की जो है ना रहनुमाई कर रहा है। बीजेपी की जमात कर रहे हैं अभी, बीजेपी की बात अभी बात में करिए, मैं अभी बीएसपी की बात कर रहा हूँ। उसका आपका भी जवाब दूंगा। मेरी गुफ्तगू आपका भी जवाब दूंगा। ये पार्टी जो तेलंगाना में है, रेड्डी कांग्रेस पार्टी,
जो है ना 17 सीटें 51 देती है और 3 मुस्लिम उम्मीदवारों को देती है, जिसमें से एक मलकपेट के, जैसा आपने कहा कि गैर मुतारुफ शख्सियत है, लेकिन चंद्रान गुट्टे से, बहादुरपुरे से लोग एहतजाज करते हैं, दावेदारी करते हैं कि भाई हमारे यहाँ इतनी बड़ी नुमाइंदगी है, हमारे यहाँ इतने बड़े वोट्स का बैंक है, क्यों हमको यह मौका नहीं दिया था। उनका वो खुद कांग्रेस पार्टी के है, वो जो लोग जो आज कांग्रेस गांधी भवन में कांग्रेस के मुस्लिम कायदीन का एहतजाज, रेवंत रेड्डी का पुतला नजर आशीष, पुराने शहर में गैर अखिलती उम्मीदवारों के ये सवाल नाराजगी, ये सवाल मैं शाहबुद्दीन साहब से पूछना चाहता। शाहबुद्दीन साहब, कहीं ना कहीं ये सारी चीजें अभी, क्योंकि जिस तरह से आपका ओपिनियन पोल आया है, कहीं ना कहीं अगर इस तरह के सवाल करना चाह रहा हूँ, मुंसिफ का एग्जिट पोल के लिए हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मुंसिफ चैनल कब देगा ओपिनियन पोल? ओपिनियन पोल बिल्कुल हमने दिखाया था और बाकायदा उसमें डिबेट भी की थी हमने। उसमें नो डाउट कि कांग्रेस को यहाँ पे बढ़त दिखाई गई थी, कांग्रेस अक्सरियत में यहाँ पर दिखाई दे रही थी, वो हमने उस पर बाकायदा डिबेट की है मुंसिफ टीवी की तरफ से। और सवाल अब ये है कि क्योंकि जो इस तरह से, जिस तरह से कांग्रेस में प्रदर्शन हो रहे हैं, आपके प्रदेश मुख्यालय पर प्रदर्शन हो रहे हैं, रेवंत रेड्डी साहब के पुतले फूके जा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं जो है, अगर देखा जाए कि ओपिनियन पोल ना आने के बाद में, हाँ, ये कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करता है आपकी लीडरशिप पर। देखिए, मुझे भी जो है बाहैसियत मैं कांग्रेस पार्टी का एक पुराना कार्यकर्ता हूँ जी, जिनको भी जो टिकट नहीं मिले उनसे भी मुझे अच्छी वक्फियत है, मुझे मैं उनके तकलीफ में, उनके गम में शामिल हूँ, इसमें से कोई दो राय नहीं। मगर अपनी बात को एक जमहूरी अंदाज में रखने की कोशिश करना चाहिए हर किसी को। अगर आपको ऐसा लगता है आपके साथ नाइंसाफी हुई, आपके पास डिसिप्लिनरी कमेटी है, सीईसी कमेटी है, आपके पास अनगिनत कमेटी है, आप कहीं पर भी जा सकते हैं, अपनी नाराजगी का इजहार कर सकते हैं, आप जाके बता सकते हैं जो कैंडिडेट को आपने दिया है वो गलत कैंडिडेट है, आप हमें जो है नामजद कीजिए। दिल्ली के फैसले से हम जो है हम, ये तो बिल्कुल उस तरह से हो गया कि पहले अगर आप जा रहे हैं फिर उसके बाद में हर पार्टी में होता है, ये हर पार्टी में होता है, ये तो सालों से चला आता है। क्या बीएसपी भी जो है, ये मसला यूपी में भी हुआ है, उनके साथ टीआरएस पार्टी के साथ भी हुआ है। ये कहीं ना कहीं जो है लोग एक कोशिश करते हैं, ग्राउंड पे काम करते हैं, मेहनत करते हैं, पैसा खर्चा करते हैं, उसके बाद अगर किसी को टिकट नहीं मिलता है तो उनकी नाराजगी जायज है, मगर इतनी भी जायज नहीं है कि आप जो है पूरे कानून तोड़े, तो आप ऐसी चीज करें। इसलिए क्या है, कांग्रेस पार्टी ने इक़दाम उठाया है, जिन्होंने भी ये हरकत की है उनके खिलाफ सस्पेंशन ऑर्डर 2 लोगों को दे चुके हैं आज। ऑलरेडी डिसिप्लिनरी कमेटी कांग्रेस पार्टी ने ये इकदाम उठाया है। यानी आवाज उठेगी अगर मुसलमानों को टिकट देने के लिए, तो आप उसको इस तरह से दबाने की कोशिश करें। दबाने की बात नहीं है, मैं भी हूँ, मेरे साथ भी नाइंसाफी होती है, तो मैं भी अपनी बात रखता हूँ, मैं भी अपनी बात जो है दलील के साथ, दलाइल के साथ रखता हूँ। मैं तो जाना चाहता हूँ, मैं कांग्रेस पार्टी में अपने हक को, अपनी आवाज को उठाने के लिए मैं भी रखता हूँ बात। मगर मैंने कभी भी जाके जो है रेवंत रेड्डी का पुतला नहीं जला दिया, ना कभी राहुल गांधी का पुतला जलाया, मैंने मेरी बात रखी है। और मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा रिकॉर्ड है कि जब भी मैंने ये बात रखी है 60% मैंने अपनी बात को मनवाया है। उनका बड़ा सवाल बीएसपी से अगर देखा जाए तो उन्होंने सवाल उठाया कि 55 अगर सीटों के नाम हुए तो उसमें सबसे ज्यादा अगर किसी जमात से 17 से रेड्डी समाज को है, रेड्डी समाज से हैं, तो क्या प्रदेश इसको रेड्डी जमात नहीं किया जाएगा, रेड्डी कांग्रेस पार्टी नहीं किया जाएगा, के ऊपर तनकीद नहीं कर सकती जो सबसे पहले बीजेपी के साथ है। दूसरी बात मैं ये कहना, वो पार्टी मुझ पे वो तनकीद कांग्रेस पार्टी पे या बीआरएस पार्टी पे या बीजेपी पे तनकीद नहीं कर सकती जो 10 से ज्यादा सीटों पर लड़ाने को जो है जिनकी ताकत नहीं है। आप खुद कितने सीटों पे लड़ा रहे हैं, आप कैसा तेलंगाना में काम करें, पहले वो बताएं। आप सीधा आकर जो है कांग्रेस पे तनकीद कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको इस बात की वजाहत करता हूं, सीटों के ऊपर कैंडिडेट है क्या आपके पास? आपकी बीएसपी की कोई रीच है क्या यहाँ पर? क्या बीएसपी पार्टी की क्या सूरत क्या पर गलियों में कुचों में है क्या यहाँ पर? मैं ये सवाल पूछना चाह रहा हूँ। इसको साबित कर सकते हैं और आप हमारी ताकत का मुजाहरा या हमारे नुमाइंदे कहां से कितने लड़ेंगे, क्या आप इसके फैसला करने वाले? आपकी पार्टी के साथ देने वालों के एनकाउंटर हो गए, मगर आप लोगों ने बीजेपी का साथ दिया, बीजेपी के साथ मिलकर आपके उत्तर प्रदेश में बीजेपी के साथ में रह करके कम तादाद में होने के बावजूद भी वहां पर चीफ मिनिस्टर का ओहदा संभाल के बीजेपी को अपने माताहत किए, बीजेपी के साथ में नहीं गए। मैं बिल्कुल आ रहा हूं, अब इसी सवाल पे लूंगा, लेकिन मैं पहले आपके पास आ जाता हूँ। बड़ा सवाल ये है कि मेदक से मैनमपल्ली का कांग्रेस ने टिकट जारी कर दिया और उनके जो पिता हैं हनुमंतराव, मैनमपल्ली हनुमंतराव, उनका भी टिकट हो गया। क्या लगता है कि बीआरएस से इतने बड़े नेताओं का जाना बीआरएस को नुकसान पहुंचाएगा? ये बात जो आप बोल रहे हैं उसके बोलने से पहले माजरत के साथ मैं 2 लफ्ज़ बोलना चाहूँगा। बिल्कुल बताइए। आज हम यहाँ पर हमारे 2
तीन लोग जो पार्टी के जो डिबेट में बैठे हुए हैं, जी जी ये तीनों भी हजरात जो हैं वो हमारे एक दूसरे के करीबी लोग हैं। हाँ। कोई हम एक दूसरे से यहाँ पर आपस में झगड़ने के लिए नहीं बैठे हैं, नहीं, हम नहीं। एक डिबेट में बैठे हैं। हाँ, बिल्कुल। तो डिबेट में हम डिसिप्लिनरी तरीके से, डिसिप्लिन के साथ अपने आप को सामने वाले के सामने अपना जो अप्रोच है वो अपने को पब्लिक के सामने भी दिखाना है। ठीक है। तो इसलिए जो भी बात है, सब्जेक्ट पे जितनी बात है वो हमारे तमाम तीनों के साथ, खुद इंक्लूड मैं भी हूँ, इंक्लूडिंग मैं मेरे साथ बोल रहा हूँ, माई सेल्फ, कि अपन जो भी बात करेंगे, जो सब्जेक्ट के ऊपर बात है उतनी बात करेंगे, एक दूसरे के पर्सनल को नहीं उछालेंगे। नहीं, पर्सनल का कुछ मामला नहीं, नहीं है बात यहाँ पर, ये जो भी एकदम मामला गुस्से में है आने पार्टी की बात, लेवल हमारे पर और अबरार चुनाव साहब को लेकर है। हमारे अबरार साहब भी पुराने सीनियर आदमी हैं, मैं उनको भी बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, मेरे करीबी आदमी हैं, मैं भी अबरार की इज्जत करता हूँ। बिल्कुल। मगर अबरार साहब क्या है, अब फिल वक्त जो है किसी के पर्सनल के तरफ नहीं जाते हुए जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर ही बात करिए। मेरा जो मुंसिफ टीवी पर हैं वो एज ए बहैसियत बीएसपी के प्रवक्ता के तौर पर हैं और वो अपना काम बखूबी अंजाम दे रहे हैं, उसको वो करने देते हैं। ठीक। मसला, सवाल आपसे मैंने पूछा कि इस तरह की नाराजगी जो देखी जा रही है बीआरएस में, और ये दो बड़े लीडर का जाना, क्या लगता है कि वाकई ग्राफ घटाएगा बीआरएस का, या वाकई आपके पास में उतने मजबूत नेता उस जगह पर हैं कि आप उन लोगों को चुनौती दे सकें? उतने मजबूत नेता तो नहीं है जो अच्छा। मैनपल्ली हनुमंत राव के ताल्लुक से केसीआर साहब का इरादा था कि मैनपल्ली हनुमंत राव को मलकाजगिरी से सीट देंगे, दिया गया था, उनका नाम भी आया था, नाम भी आ बिल्कुल गया इसमें। था, लेकिन उन्होंने फर्जंद के लिए जब उन्होंने अपनी तरफ से बोले, और ऑलरेडी इस सिलसिले में उनके फर्जंद को तैयार कराने में भी केसीआर साहब का हाथ था और हरीश राव का भी हाथ था, इसमें कि उनके बेटे को पैसे खर्चा करके अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में आप मेहनत करो और वहाँ पर आप अपने ग्राफ को बढ़ाओ। ठीक है। जब वो ग्राफ बढ़ाने के बाद वो एक आदमी पुरुमीद होकर जब कोई मामले में रहता है तो वैसे टाइम पे अगर कोई चीज़ से उसको जो उम्मीद रहती है, अगर उम्मीद के ऊपर पानी फिरे वैसा दिखता है तो थोड़ा सा डिसहार्टेड होता है आदमी। तो उसमें आके वो हुआ क्या कि बजाय उसको मिसाल के तौर पर बैलेंस कर ले कि कोई भी एडजस्ट करना था, वो एडजस्ट नहीं करने से वो इत्तेफाक से वो इसको स्लिप हो गई, पार्टी से निकल के उन्होंने दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लिए, और उसके तरफ से थोड़ा हमारी पार्टी को थोड़ा नुकसान तो हुआ, ये बात के तक दोहराई नहीं। अच्छा, अगर हम बात करें जो बीआरएस के मैनिफेस्टो को लेकर हम अगर बात करें तो बीआरएस ने भी कई सारे ऐसे ऐलान किए हैं, जैसे रायतू बंधु स्कीम में जो किसानों को पैसा मिल रहा था वो बढ़ाने की उन्होंने बात करी, उसके अलावा सामाजिक पेंशन जो है वो बढ़ाने की बात करी, बुजुर्गों के लिए भी बड़े बड़े वादे किए हैं। क्या लगता है कि इस बार अगर केसीआर साहब हैट्रिक बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो ये स्कीम्स जो हैं, क्योंकि वो अक्सर दावे करते हैं कि हमने जो है किसानों के लिए बहुत काम किया है, सिंचाई के लिए उनको पानी उपलब्ध कराया है और भरपूर पानी उपलब्ध कराया है, तो किसानों का बाकी सपोर्ट लगता है कि केसीआर साहब के साथ है? अभी इसके अंदर पूरे तरीके से मैं आपको मुतमईन होकर तो ये इसका जवाब नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि मैं भी एक ज़माने से केसीआर साहब के साथ हूँ, तो कई जगहों पर मुझे मनफी में भी जवाब मिला है और बाद जगहों पर पॉजिटिव में भी और बाद जगहों निगेटिव में भी। रैतू बंधु जो स्कीम है, रैतू बंधु स्कीम से किसानों को अगर रास फायदा नहीं पहुंच रहा, जमींदारों को रास फायदा पहुंच रहा है, जिसके नाम पे जमीन रजिस्टर्ड है, जो जमीन का मालिक है, उसको रैतू बंधु के पैसे पहुंच रहे हैं। किसान जो है ना, जो काम करते हैं, जो फील्ड में काम करते हैं, जो ग्राउंड वर्क है, वो किसानों को फायदा नहीं पहुंच रहा है। रैतू बंधु की स्कीम के मालदारों को, मालदारों की कैसी मदद की जाए? केसीआर साहब को मालूम है कि इस रियासत में यहाँ पे जो SC ST और जो BC और माइनॉरिटी जो तबका है वो बहुत ही कमज़ोर है, वो ज़्यादा ज़मीनात वगैरह के अपने हिस्से में नहीं रखते, वो काश्तकारी नहीं करते, लेकिन जो मेजर तबका जो है जिसको फ़ायदा पहुँचाने के लिए और रैतू बंधु स्कीम के जरिए रास उनको फ़ायदा पहुँचाया जा रहा है। ठीक है। शाहबुद्दीन साहब, बीआरएस ने जो अपने 3 मुसलमान उम्मीदवारों का ऐलान किया, और वो तीनों ऐसी जगह जहां पर AIMIM का ज़्यादा गलबा है। आपने भी उम्मीदवारों का ऐलान किया और ज़्यादातर वही जगह है जहां पर AIMIM के मजबूत कैंडिडेट हैं, और क्या लगता है कि मजलिस के सामने आपके कैंडिडेट और बीआरएस के कैंडिडेट, क्योंकि बीआरएस का तो दोस्ताना मुकाबला हो गया, तो सीधी टक्कर अगर आपसे बन जाए? अगर आप नामपल्ली हल्के की तारीख जानते हैं, मैं नामपल्ली में अगर फिरोज खान साहब की बात करें तो पिछला इलेक्शन हारे हैं, मगर नज़दीक आके हारते हैं और टक्कर देते हैं। टक्कर का मुकाबला होता है नामपल्ली हल्के में, जैसा आप तमाम लोग जानते हैं, और उन्हीं को टिकट दिया है, किसी और को टिकट नहीं दिया, बिल्कुल उन्हीं के ऊपर भरोसा जताया है। वैसे ही हमें उम्मीद है इस दफ़े जैसा नामपल्ली में हम जैसा टक्कर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को देते हैं, उसी तरह चार मीनार में भी देंगे इस दफ़े, क्योंकि चार मीनार के भी कैंडिडेट जो है अनाउंस होना है, वो भी लिस्ट आने वाली है। अब लोगों के इम्कानात है कि 2 कैंडिडेट ऐसे हैं जो टक्कर दे सकते हैं, मगर मैं वो बात नहीं कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि जब तक लिस्ट जारी नहीं होती, क्योंकि चार मीनार में भी आप कड़ा मुकाबला
कांग्रेस वर्सेस एमआईएम देखने को मिलेगा। कारवान भी मजलिस का जो है वो मजबूत किला है, क्या वो वाकई मजलिस की जो धुआंधार बॉलिंग है उसके सामने बैटिंग कर पाएंगे? देखो बैट्समैन तो वो पुराने ही है जो हमारे हैं, हाँ। पुराने बैट्समैन है, वो अच्छी तरीके से खेलते हैं उन्हें। देखिए बात ये है कि कमज़ोर तो है हम वहाँ पर, उसमें कोई दो राय नहीं है, मगर हमने 5 साल तैयारी भी की है, हमने वहाँ पर मेंबरशिप बनाई है, यूथ मेंबरशिप बनाई है। तो इसका नतीजा जो है आपको आने वाले इलेक्शन में अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी को फायदा होगा, क्योंकि जो 5 साल में जो कांग्रेस पार्टी ने काम किया है 2018 इलेक्शन के बाद से लेके अब तक हमने जमीनी स्तर पर जो है कांग्रेस पार्टी को मजबूत किया है। और आप देख सकते हैं कि 50 लाख की मेंबरशिप सिर्फ यूथ की हुई, 50 लाख मेंबरशिप यूथ की हुई। और ये भी जो मेंबरशिप हुआ जहां पर जो है स्कीमा दिए गए, जहां पर इंश्योरेंस दिया गया, उस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी में जो भी है मैं समझता हूँ उससे फायदा होगा। अगर हम बात करें बीआरएस के वादों की तो उन्होंने इस्लामिक सेंटर का वादा किया था, वो फेल हो गया जी। और हम बात करें वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड रूम का ताला खोलने वाली, वो भी फेल हो गया। और 12% रिजर्वेशन के का वादा किया था, वो भी फेल हो गया। तो क्या कांग्रेस अगर सरकार बनाने में कामयाब रहती है तो ये सारी चीज़ें कांग्रेस की हुकूमत से हम उम्मीद कर सकते हैं? सारी चीज़ें आप उम्मीद कर सकते हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। कांग्रेस पार्टी का माइनॉरिटी डिक्लेरेशन बहुत जल्द आने वाला है, जो कि मेरे ख्याल से 25 अक्टूबर के बाद जो है उसको डिक्लेयर किया जाएगा। सबके अलग मैनिफेस्टो है, जैसा 6 गारंटी है, शेड्यूल कास्ट का मैनिफेस्टो है, बीसी डिक्लेरेशन है, रैतू डिक्लेरेशन है, उसी तरीके से माइनॉरिटी डिक्लेरेशन भी है। और रही बात केसीआर के जो वादे जो आजकल जो स्कीमा जो उनके हो रहे हैं, वहीं यही कहना चाहूँगा बड़ी देर हो गई मेहरबा आते आते। 10 साल आपने क्या किया? आपको 10 साल से जो है आपको याद नहीं है कि सिलेंडर मेरे स्टेट में महंगा है? मेरा ये सवाल टीआरएस पार्टी से यही है कि 10 साल आपको ये मालूम नहीं हुआ कि जो है मैं कम पेंशन दे रहा हूँ, कि 10 साल से आपको ये ख्याल नहीं आया कि जो है रेतु बंधु के जो मुझे बढ़ाना चाहिए। अचानक जैसा कांग्रेस पार्टी के स्कीमात जो है ऐलान होते हैं, आप कॉपी पेस्ट करके ये काम करते हैं। टीआरएस की जो तनकीद कांग्रेस पार्टी और दीगर पार्टियां और आवाम जो कर रही है, ये बढ़ाने के ऊपर नहीं हो रही है स्कीम, ये देने के ऊपर हो रही है। हमारा ये सवाल है, टीआरएस पार्टी ने ये स्कीमा जो अनाउंस करती है इसे बराबर दे नहीं सकती है, तो ये बढ़ाना तो ये हंसी और मजाक की बात है मेरे हिसाब से। तो मैं ये समझता हूँ कि टीआरएस के खोखले वादे हैं, जैसा पिछली दफ़ा भी किया था, इसी दफ़ा भी यही होने वाला है। और जाने वालों के वादे जो है कोई जो है उसके ऊपर कोई बात नहीं होती है। हर कोई ये कह रहा है कि टीआरएस पार्टी जाने वाली है, कांग्रेस पार्टी आने वाली है। इसलिए मैं आपके ज़रिए ये कहना चाहता हूँ, आवाम जो है इनके बातों को सीरियस मत ले। ये जो कर रहे हैं आपके कान को खुश कर रहे हैं, और ये कोई वादा पूरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि जबकि टीआरएस पार्टी इख्तियार से जाने वाली है। अब्दुल हक कमर साहब, बड़ा सवाल, वो आप सीधा इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि 10 साल में आपकी पार्टी ने कोई काम नहीं किया। अब्दुल हक कमर साहब के लिए एक सवाल मैं पूछूंगा। जैसा शाहबुद्दीन साहब ने कहा कांग्रेस से कि माइनॉरिटी का एक जो है ना मैनिफेस्टो तैयार होने वाला है, क्या टीआरएस पार्टी का भी कोई मैनिफेस्टो माइनॉरिटी के लिए तैयार होने वाला है? दारुस्सलाम से आएंगे वो। ये बात तो ये जो आप हमारे अबरार साहब ने जो कहा, और वही सवाल मेरे जहन में भी एक बात हमारे कांग्रेस के लीडर साहब से मेरी ये थी कि जिस तरीके से वक्फ बोर्ड को जुडिशरी पावर और कमिश्नरेट देने की बात जो हमारे केसीआर साहब बोले थे, क्या उसी तरीके से हमारे कांग्रेस की तरफ से भी ये सवाल कल के दिन मैनिफेस्टो में ये भी बात रहेंगी कि आप मेरे भाई से वो जिस तरह से कह रहे हैं कि उनका माइनॉरिटी डिक्लेरेशन आने वाला है, तो उसके बाद चीजें और बेहतर मुझे लगता है कि जब क्लियर हो जाएंगी और उनसे सवाल पूछना मेरे लिए भी आसान हो जाएगा। अच्छा ठीक है। तो फिर वक्त तो ये हिसाब से जो माइनॉरिटीज के ताल्लुक से जो है वो केसीआर साहब अगर ऐसा होगा, कांग्रेस अगर ये नाकाम रहेंगी, हुकूमत में आएंगे, ऐसा होगा तो हम कांग्रेस पार्टी की तरह अपोजिशन को खाली नहीं रखेंगे। 9 साल 10 साल कांग्रेस पार्टी अपोजिशन के तौर पे जहां नाकाम रही, हम कांग्रेस पार्टी को आराम से बैठने नहीं देंगे। हम अपना दबाव रखेंगे, ये डेमोक्रेसी है, हम अपोजिशन का रोल अख्तियार करेंगे और कांग्रेस पार्टी को मजबूर करेंगे। अगर वो खुदा न खास्ता अगर हुकूमत में आती है तो हम उसको इंशाल्लाह हम एक बेहतर अंदाज में आएंगे। अगर कोई भी आ सकता है, ये तो अवाम का फैसला है, तब हम अपोजिशन में भी रहेंगे तो भी हम अपनी आवाज़ उठाएंगे और उनको अपने वादों को याद दिलाते रहेंगे। जैसा टीआरएस पार्टी ने अपने वादों से इनराफ किया, अमली जामना नहीं पहुंचाया, जितनी टीआरएस पार्टी जिम्मेदार है उतनी कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है, क्योंकि अपोजिशन का रोल नहीं किया उसने। कांग्रेस से मैं सवाल पूछ लूंगा, लेकिन अब्दुल हक कमर साहब से मैंने एक सवाल पूछा था। अब्दुल हक कमर साहब, क्या 10 सालों में वाकई कोई काम नहीं हुआ है स्टेट में? जिसे स्टेट में काफ़ी काम हुए हैं, लेकिन माइनॉरिटीज़ के लिए जो काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ। इसके हद तक मैं इसकी बात को मैं इनकार नहीं करूँगा। माइनॉरिटीज़ के साथ नाइंसाफ़ी बहुत कुछ हुई है, और बाज़ जगहों पर नॉन माइनॉरिटी के साथ
कुछ इंसाफ हुआ है। लेकिन जिस तरीके से हमारे जो अपोजिशन में जो बैठे हुए कांग्रेस के लीडर है या मिसाल के तौर पे बीएसपी के लीडर है, ये लोगों की जो आवाज़ उठ रही है वो एक हद तक है, मैं समझता हूँ कि उसकी तायद मैं करूँगा कि भाई जिस तरीके से माइनॉरिटीज़ के साथ होना है वाकई नहीं हुआ। ठीक है शहाबुद्दीन साहब, बड़ा सवाल आपसे ये उठ रहा है कि पिछले अगर 10 साल की हुकूमत बीआरएस की देखी जाए तो अपोजिशन में एक मजबूत स्तंभ के तौर पे कांग्रेस पार्टी थी। अगर लेकिन बीएसपी का इल्ज़ाम आपके ऊपर सीधा सीधा ये है कि आप वो मजबूती से अपनी आवाज़ को उठा नहीं पाए बीआरएस के सामने। क्या रीज़न रहा कि आप एक मजबूत विपक्ष नहीं बन पाए? हॉर्स ट्रेडिंग। जैसा कांग्रेस पार्टी जो है कि कितने एमएलए बने थे, कितने बचे, वो आप लोगों को मालूम है। आज वही हरकत जो है टीआरएस पार्टी के साथ हो रही है, तो ये परेशान हो रहे हैं। और कभी कहीं पे जो बीजेपी ने भी यही काम किया है। मेरी बात ये है कि अपोजिशन की आवाज़ को दबाने की कोशिश केसीआर ने की, हमारी सीएलपी को छीना है। हमारी जो सीएलपी थी, हमारा जो हमारा जो सीएलपी था, मैं सवाल ले लूंगा उनकी बात। कोई मुस्लिम एमएलए जो है ना कांग्रेस पार्टी के मुंतखब नहीं हुए थे, लेकिन जो माइनॉरिटी का जो डिपार्टमेंट होता है कांग्रेस पार्टी का, वो हरकत में नहीं आया, जिसकी वजह से टीआरएस पार्टी को जो दबाव डाला जा सकता था, जो फायदे कौम के लिए हो सकते थे, उसमें नाकाम रही। देखिए साहब, आप जो ये बात कर रहे हैं, सेक्रेटरीट की मस्जिद का इशू आया कांग्रेस पार्टी तो पूरा जमीन पर थी। नहीं, उसमें तो मुश्ताक मलिक साहब बहुत पेश रहे, तो कांग्रेस पार्टी ने कुछ नहीं किया उसमें। देखिए मैं नहीं किया, नहीं बोल रहा हूँ। जॉइंट एक्शन कमेटी के मेंबर यही मौजूद है, आप उनसे वजाहत कर लें। जब अवार्ड दिया जाता है तो कैप्टन को दिया जाता है। जब किसी मैच की कामयाबी का किसी को अवार्ड दिया जाता है ना, उसके कैप्टन को दिया जाता है। मुश्ताक मलिक साहब जो है ना, उसको लीड लिए हैं। वो एक तंजीम के तौर पे उन्होंने आए, कोई सियासी जमात के तौर पे उन्होंने उसको ग्राउंड में नहीं लिया। उन्होंने तहरीक चलाई और सेक्रेटरी के मसाजिद के आजादी के लिए उन्होंने काम किया, उनका ताउन किया। कांग्रेस पार्टी दी है, आवाज उठाई मेरे हल्के में, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, रिकॉर्ड में है मौजूद। मैं मेरे हल्के में राजेंद्र नगर में मैंने खुद, मैं पहला लीडर हूं जो टीआरएस पार्टी भी नहीं काम किए, जो मजलिस भी जो काम नहीं की, जो बीएसपी भी ने काम नहीं की। मैंने राजनगर में खड़े होकर ये कहा था, और साथ में ये भी कहा था कुछ दिन या कुछ साल के बाद भी, राजनगर मेरे हल्के में भी एक मस्जिद है जिसके ऊपर खतरा है। ये रिकॉर्ड में मेरी ये बात मौजूद है ऑलरेडी। उसके बावजूद वही हुआ जो करना चाह रहे हैं। बात यह है, जब हादसा होता है, जब कांग्रेस पार्टी आती है, हमेशा से हुआ है, हमेशा जब भी मसला हुआ है कांग्रेस पार्टी ने आवाज उठाई। किसने आवाज उठाई है? टीआरएस पार्टी के खिलाफ एक प्रिंसिपल अपोजिशन और अखिलियत की खास तौर से बात करने वाली जमात कौन है यहाँ पर बताइए तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी के खिलाफ? मैं ये बात बोलूँगा कि जिस वक्त सेक्रेटरीट की 2 मसाजिद शहादत अमल में आई, मसाजिद की शहादत अमल में आने के बाद तमाम आवाम में एक किस्म की हलचल और बेचैनी का माहौल बन गया था। ऐसे सिचुएशन में तमाम लोग मिल के एक जॉइंट एक्शन कमेटी की एक जमात को ये किए, यानी कि जॉइंट एक्शन कमेटी बोल के एक जमात बनाए, इसमें तमाम सियासी जमातों को एक जगह लाने के बाद जेएसी के नाम से मुश्ताक मलिक साहब ने उसको लीड किया। वो कन्वीनर की हैसियत से रहे, और उसके अंदर कन्वीनर की हैसियत से रह के उन्होंने ये किया कि जितने मसाजिद जो टूटे हैं उसके लिए ये लोग मिलियन सिग्नेचर्स का माह चलाया। उसमें कांग्रेस वाले भी थे और बीएसपी भी थी और आपके जितने भी दूसरे तेलुगु देशम के भी थे और टीआरएस के भी थे। इसके अंदर तमाम मिलके मसाजिद के ताल्लुक से दोबारा बारियां भी। लेकिन टीआरएस का आप ही की पार्टी का आप साफ कहना है कि हमने उस पर काम किया है और अब जो मस्जिद को अगर शहीद किया गया था तो उससे बेहतर मस्जिद हमने वहां पर दे दी है। नहीं, वो बाद में प्रेशर बढ़ने के बाद में एक इसके अंदर क्या था, मजलिस वालों का प्रेशर था कि उसको एक आपके प्रेयर हॉल बना देने की सोच थी दोनों मिल के आपस में ऐसा। तो प्रेयर हॉल की जो बात थी, वो प्रेयर हॉल को फिर जब ज़्यादा पब्लिक की तरफ से प्रेशर बिल्डअप होने लगा तो फिर वो मसाजिद की तामीर अमल में आई। मेरी नोटिस में ऐसा है, नहीं तो उसको बुला देने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन मैं आज के इस चैनल से मैं आप अब्दुल्ला कमर साहब का मैं बहुत इस बात से आपका मशहूर भी हूँ कि आप बीइंग ए टीआरएस बीआरएस पार्टी के मेंबर होते हुए भी जब भी जहाँ पे भी कोई गलत अमल हुआ, जहाँ पे भी कोताही रही पार्टी की, उन्होंने अपने पर्सनल मफादात को बाजू रखते हुए अवाम के खातिर, बिलखुसूस कौम के खातिर आपने आवाज़ उठाई। और बहुत हद तक जो कोहराम अपोजिशन का जो किसी सियासी जमात को आवाज़ के तौर पे उठने की ज़रूरत थी, वहाँ पे आपने बाज़ नफ्स रफीस फ़र्द वाहिद की ही सही आपने आवाज़ उठाई और कहीं हद तक आपके दबाव की वजह से बहुत कुछ मुसलमानों के हक़ में कुछ फैसले हुए या कहीं पे मुसलमानों के साथ हमदर्दियाँ हुई हैं।
मैं शहाबुद्दीन साहब, एक सवाल बड़ा शब्बीर अली साहब को लेकर है। शब्बीर अली साहब अगर कहा जाए तो कांग्रेस के एक बड़े लीडर जाने जाते हैं, लेकिन अभी इस लिस्ट में उनका नाम नहीं होना किस तरह का संकेत है? क्या वो खुद बैकफुट पर जा रहे हैं या पार्टी उनको बैकफुट पर पहुंचाना चाहे? ऐसा कुछ नहीं है, ये लिस्ट में उनका नाम नहीं होना तो इसका ये मतलब नहीं उन्हें टिकट नहीं मिला। अभी एक लिस्ट आने वाली है, बड़ी लिस्ट, इससे बड़ी लिस्ट नेक्स्ट लिस्ट आने वाली है। उसमें क्या है, एक सिस्टम होता है कांग्रेस इलेक्शन कमेटी का, उसके ऊपर जो है डिटेल जो है चर्चा की गई थी और जिसके ऊपर सभी की मंजूरी हुई, वो लिस्ट को जो है जारी कर दिया गया है। अनकरीब अब कुछ ज़्यादा दिन नहीं बचे हुए हैं, मेरे ख्याल से 1-2 दिन के अंदर, मुझे जहाँ तक इत्तेलात है कल भी आ सकती है कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि परसों भी आ सकती है, कुछ कह रहे हैं कि दशहरे के बाद भी आ सकती है। मगर मुझे उम्मीद है कि 2 दिन के अंदर ये लिस्ट जारी हो जाएगी और शब्बीर अली साहब के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी। लेकिन अभी आपने कहा कि ये 55 वो नाम हैं जिनके ऊपर किसी को भी एतराज़ नहीं था, ये आपका नहीं, एतराज़ था। किसने कहा कि नहीं था? 55 लिस्ट के ऊपर सर्वे जो सिस्टम होता है वो मुकम्मल हुआ, वो मुकम्मल होने के बाद वो लिस्ट जारी की गई। अभी बाकी लिस्टों की जो है स्क्रूटनी और जो है सर्वे बाकी था। हम ये भी देखते हैं जिनका नाम जो है, कहीं ना कहीं इसका मतलब शब्बीर अली साहब पर डाउट है। जो डाउट नहीं है, स्क्रूटनी होती है। हाँ, स्क्रूटनी होती है, वो भी देखते हैं। ऐसे बड़े लीडर्स की भी ऐसा ना हो कि किसी को करना पड़ता है, क्योंकि हर 5 साल to 5 साल जो है इलेक्शन कमीशन जब स्क्रूटनी करती है, जब उनके ऊपर सवाल नहीं होता, क्या केसीआर की जो है की स्क्रूटनी नहीं होगी जब वो गजवेल से डालेंगे? मुसलमानों के बड़े नाम हैं, ऐसा नहीं है, बात स्क्रूटनी होती है। देखते हैं 5 साल में कुछ केसेस रह गया, कुछ हुआ क्या? ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि वो खुद एक तरह से सरेंडर करने के। नहीं साहब, ये रूमर्स है, इसके ऊपर हम बात नहीं कर सकते। मुझे तो कुछ इस बात की इत्तला तो कांग्रेस पार्टी आला कमान तक नहीं पहुंची। ऐसा तो नहीं है कि उनको एमएलसी बनाने का वादा कर दिया हो गया कांग्रेस की तरफ से, इसलिए वो खुद बैकफुट पर जाने की कोशिश? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो लड़ने के लिए तैयार है। उन्होंने कह दिया कि सीएम केसीआर के साथ वो डट के मुकाबला करेंगे और 1 इंच भी पीछे नहीं हटने वाले। उन्होंने ये वाज़ेह तौर पर कई मुकामात पे कह चुके हैं। क्योंकि वो इस टाइम अगर देखा जाए तो एक ऐसा फेस है जो केसीआर के अगर सामने होंगे तो कहीं ना कहीं वो फाइट सबकी नजरों में रहने वाली है और वो करेंगे। मुझे जहां तक उम्मीद है वो करेंगे। अबरार साहब, बड़ा सवाल ये है कि अभी कांग्रेस की भी लिस्ट जारी हो गई है, बीजेपी की भी लिस्ट बहुत जल्दी जारी होने वाली है। क्या लगता है कि बीएसपी अपना मैनिफेस्टो और अपनी लिस्ट कब तक जारी करेगा? क्या आपके प्लानिंग है? क्योंकि अगर हम देखें मैनिफेस्टो बीआरएस का और कांग्रेस का तो ऑलमोस्ट सेम। सिलेंडर को लेके वादे किए गए, रैतू बंधु को लेके वादे किए गए और महिलाओं को लेकर कहा गया और स्टूडेंट्स को लेकर कहा गया। क्या आपका कुछ अलग देखने को मिलने वाला है? देखिए, बहुजन समाज पार्टी एक बहुत ही पुरानी तीसरी नेशनल पार्टी है जी। लेकिन इस पार्टी का तेलंगाना में पहले से वजूद है। लेकिन डॉक्टर आर एस परवीन कुमार 8 अगस्त 2021 में इस पार्टी में जब शामिल हुए तो उन्होंने उसी जलसे से, उसी ज्वाइनिंग प्रोग्राम से एक आवाज़ उठाई थी कि कोई दलित जो है ना सेक्रेटरी प्रगति भवन में नहीं है। तो उन्होंने वहाँ से फिर उसकी आवाज़ उठाई। उसको बाद में उनको जो है ना एक सेक्रेटरी को नॉमिनेट किया गया। इस तरह बहुजन समाज पार्टी के जो प्रेसिडेंट डॉक्टर आर एस परवीन कुमार है, एक IPS है, वो सर्विस में रहे हैं, वो काफ़ी तजुर्बेकार है, वो हमेशा आवाज़ उठा रहे हैं मसाइल पर। अब जो कमियाँ TRS पार्टी से और जो कमियां कांग्रेस पार्टी से रही हैं, उन कमियों को निचोड़ते हुए, उनको एक जगह करते हुए, उन कमियों के हल के साथ हम एक मैनिफेस्टो जारी करेंगे और इस बात का अहाता करेंगे कि दोनों रूलिंग पार्टियों ने क्या कमियां की हैं और आवाम की एक्चुअली तरीक़ेकार उनकी ज़रूरत क्या थी, उनको क्या होना चाहिए था। हम उसका अहाता करते हुए एक मैनिफेस्टो लॉन्च करेंगे। ये गैस सिलेंडर 300 500 ये फ्री देंगे, ये फ्री देंगे, ये हमारा नहीं है। हमारे 3 मेजर फ्रीबीज के चक्कर में नहीं, हम 3 मेजर एजेंडों पे काम कर रहे हैं। जो डॉक्टर आर एस परवीन कुमार की सोच है, जो अपने 6.5 साल IPS की मियाद को रिज़ाइन दे करके बाहर आने का, उनका सबसे पहले उनका एक मकसद ये है कि वो एजुकेशन को प्रमोट करना चाहते हैं, आला और क्वालिटी एजुकेशन को हर गांव देहात तक ले आना चाहते हैं। वो रेजिडेंशियल स्कूल में 9 साल खिदमत अंजाम देते हुए
महदूद तबके के लिए और महदूद वैल्यूम स्टूडेंट्स के लिए काम किए। वो जनरल एजुकेशन को बेहतर अंदाज में आगे करना चाहते हैं। दूसरा जो बड़ा काम वो करना चाहते हैं वो हेल्थ सेक्टर में करना चाहते हैं, क्योंकि आज हमारी जो जमा पूंजी, हमारी जो आमदनी का बड़ा हिस्सा अगर कोई एक मरतबा बीमार हो जाता है तो उसका ग्राफ पूरा 100 से 0 पे आ जा रहा है। तो बड़े अखराजात हॉस्पिटलाइज के ये वादा किया है 5 लाख रुपए के। देखिए ये है ना, जो हमारे जो 3 करोड़ 75 लाख आवाम जो है तेलंगाना की, उसके ऊपर जो ये जो मेडिकल का जो बोझ आ रहा है उसकी वजह से देखिए हमारा शहर तेलंगाना मेडिकल हब बना हुआ है। पूरी दुनिया से लोग यहाँ पे आकर के इलाज करवा रहे हैं, पूरी दुनिया के लोग यहाँ पे आकर के इलाज करते हैं, यहाँ से लोग बिजनेस कर रहे हैं। वो अपनी स्टेट के लोगों को सर्विस क्या दे रहे हैं? अपने स्टेट के लोगों को। और जो यहाँ पे जो हॉस्पिटलाइज है, जैसे उस्मानिया हॉस्पिटल है, अगर इसको मॉडर्नाइज कर दिया जाए, किसने रोका है? इसको रिपेयर कर दिया जाए, किसने रोका है? इसके बाजू की खुली जगह पे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाने से किसने रोका है? कहीं ना कहीं हुकूमत की जो है ना हॉस्पिटल, अगर हम देखिए प्राइवेट हॉस्पिटल्स को फायदा पहुंचाना भी हुकूमत की पॉलिसी के तहत ये गवर्नमेंट हॉस्पिटलों को इम्प्रूव नहीं किया जा रहा है। हम जो इलाज की बात कर रहे हैं वो प्राइवेट हॉस्पिटलों से इलाज की बात नहीं कर रहे। हम ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल। और तीसरा हमारा जो बड़ा मकसद है कि हम गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट जॉब देने वाली बात नहीं कर रहे, हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को डेवलप करने वाली बात कर रहे हैं। कि RS परवीन कुमार का जो थीम है, जो उनका आइडिया है, ये 3 बुनियादी हमारे जो ना मैनिफेस्टो में रहेंगे। और जो दीगर ज़रूरत के और सहूलियत की जो चीज़ें हैं हम उसका भी तस्करा करते हुए हम जो है ना इसको बहुत जल्द जारी करेंगे। अब्दुल हक कमर साहब, क्या आपको वाकई नहीं लगता कि जो यहाँ पे अगर हम बात करें, जब आंध्र प्रदेश था तब आंध्र प्रदेश से अलग होने के बाद में बहुत कम मेडिकल कॉलेज तेलंगाना सरकार को मिले थे, लेकिन अब मेडिकल कॉलेजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, MBBS सीटों की संख्या भी बढ़ी है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन क्या नहीं लगता कि अस्पतालों की जो हालात हैं उसमें वाकई सुधार करने की ज़रूरत है? सुधार करने की तो ज़रूरत है। और इसलिए क्या है, सबसे अहम चीज़ तो ये है कि गवर्नमेंट की तरफ से गवर्नमेंट को सीरियस होना चाहिए। चाहे मैं BRS की तरफ से आप खुद मान रहे हैं कि अभी आपकी जो सरकार है वो सीरियस नहीं है? उस्मानिया दवाखाने को आज तक के उसको डेवलप करने की जो बात है वो बारहा दूसरों की तरफ से हमारी पार्टी के खिलाफ दूसरे लोगों की तरफ से भी कई नुमाइंदगी हुई। और उसमें ये कहा गया कि इसको डेवलप करो, क्योंकि ये अगर ये डेवलप नहीं होगा तो प्राइवेट दवाखानों को आप एक बार में गौर करें तो उनको ऑक्सीजन का मौका दे रहे कि जो लोग जो दवाखाने जो कम चल रहे हैं उसको ज़्यादा चलाने के लिए जो कोऑपरेटिव टाइप के जो हॉस्पिटल्स है, जो बड़े बड़े जो अपने यशोदा है या मिसाल के तौर पर दूसरे हॉस्पिटल्स है, तो वो वैसे हॉस्पिटल्स को आप सपोर्ट करने की खातिर आप गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स को आप वीक करना चाह रहे हैं क्या बोल के कई लोगों के सवाल भी उठे। उसके अंदर हमारे KCR साहब फौरी ये चाह रहे थे कि उस्मानिया दवाखाने को मुनज़्ज़म करके उसकी जगह दूसरी बिल्डिंग बनाएंगे। वो दूसरी बिल्डिंग बनाने के बाद लोगों में ये बात हुई कि KCR साहब सियासी एक मानो में निज़ाम सरकार के जो तारीखी जो आपके इमारत हैं जिसको क्या बोलते हैं मोन्यूमेंट्स में शुमार होता है, जो तारीखी चीज़ें हैं, आर्कियोलॉजिकली अगर देखा जाए तो ये एक हिस्ट्री के यानी कि जो चीज़ें हैं इसको आप डिसमेंटल करेंगे तो आपका नाम खराब होगा। तो इस सिलसिले में वो बात जो आगे बढ़ने वाली थी वो रुकी हुई है। लेकिन हॉस्पिटल तो ज़रूरी है कि हॉस्पिटल अच्छे होना चाहिए और उर्दू मीडियम स्कूल्स भी अच्छे होना चाहिए। उर्दू मीडियम स्कूल्स भी काफ़ी बन हुए हैं और 1800 स्कूल्स बन हुए हैं। उर्दू मीडियम स्कूल्स 1800 स्कूल जो बने हुए हैं उससे उर्दू मीडियम का ये नहीं है। और प्राइमरी स्कूल्स में भी असातिज़ा अगर मिसाल के तौर पे देखा जाए तो 30% मुसलमान है तो बकाया 60% 70% 60% क्या होता है नॉन माइनॉरिटी के है। तो उर्दू अगर मिसाल के तौर पर उर्दू मीडियम स्कूल्स में असातिज़ा अगर जो टीचर्स हैं अगर वो नॉन माइनॉरिटीज़ के रहेंगे तो जिस तरीके से उसको देखना चाहिए नहीं है। और 40% तो नॉन माइनॉरिटी के लोग स्कूल्स में है प्राइमरीज में, लेकिन वफ़ प्रॉपर्टीज वफ़ का जो फंड है फाइनेंशियली जो असिस्टेंस होना चाहिए वो माइनॉरिटीज़ के फंड से उसको क्या फुलफिल किया जा रहा है। और किसका उस्मानिया हॉस्पिटल रिपेयर करने वाली बात है, 7 टूम्स के 7 टूम्स रिपेयर हो सकते हैं। 400 साल से चामीनार जो है ना सालिम है और रिपेयर होते रहता है। उस्मानिया हॉस्पिटल को रिपेयर नहीं करने में बहुत ही बड़ा
मकसद ये है कि उसकी तामीर को कमज़ोर होना है और उसको डिमोलिश करना केसीआर साहब का मकसद है। केसीआर साहब सेक्रेटरीट जो मजबूत था, कारामद था, उसको तोड़ करके निशान केसीआर निज़ाम की निशानी थी, उसमें अपना नाम लगाए, उसमें ने हॉस्पिटल की बिल्डिंग को भी वो डिमोलिश करके नई बिल्डिंग बता करके अपने नाम की तख्ती लगाना उनका मकसूद है। ठीक है। उस्मानिया दवाखाना 1911 की यानी कि सगे बुनियाद रखी गई थी 1911 में और वो तामीर हुई 1911 में, और आज ये 1915 में क्या था तो उस्मानिया ये हाई कोर्ट की तामीर हुई, तो 4 साल का ही फ़र्क है। तो जब हाई कोर्ट की बिल्डिंग अच्छी है तो ये भी अच्छी रह सकती है बोल के तमाम लोगों की तरफ से जो प्रेशर बिल्डअप किया गया, उसके बाद से वो जो उस्मानिया दवाखाने की जो बिल्डिंग थी जिसको मुनद्दिम करना चाह रहे थे उसको रोक दिया गया। ठीक है। शहाबुद्दीन साहब, हॉस्पिटल अगर आज ज़रूरी बुनियादी सुविधाएं हैं, अगर वाकई हम देखा जाए कोई भी एक बंदा, जैसे हमारे अबरार साहब ने कहा कि अगर उसको ज़रूरत होती है बिल की, यानी कि अगर वो बीमार पड़ जाता है और उसके पास थोड़ी बहुत अपने पास टैक्स जो उसने या जो बचत कर रखी है वो बिल्कुल ज़ीरो पे आ जाता है, वो बिल्कुल वाकई एक अच्छा खासा पैसा आजकल एक मेडिकल उसमें चला जाता है अगर कोई थोड़ा भी बीमार हो जाता है। क्या वाकई इन सारी चीज़ों पे अभी भी हमें बात करने की ज़रूरत है? नहीं, हमें बात करने की ज़रूरत है। मुझे याद है पिछले एक प्रोग्राम में भी हमने ये जो है इसके ऊपर बात छेड़ी थी, मगर वो मुकम्मल नहीं हुआ। वाकई में बहुत तकलीफ बात है। जैसा कि आप बैरूनी ममालिक में देखेंगे कि देखा जाएगा, यूरोप में देखा जाएगा तो मेडिकल और हेल्थ फैसिलिटी बहुत शानदार होती हैं, टैक्सेस वगैरह देते हैं। और अगर आप कंपेयर करेंगे हिंदुस्तान की जो एक आवाम जो जितना टैक्स पे करती है, मेरे ख्याल से जो है $2 का ही फ़र्क आता है यूएस में यहाँ पर जितना हम खर्च करते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान जो है डायरेक्ट टैक्सेस का मुल्क नहीं है, हिंदुस्तान इनडायरेक्ट टैक्सेस का मुल्क है, जैसा कि हम जानते हैं। इसके ऊपर भी हमें बात करनी चाहिए, इसको एक कैटेगरी में लाकर जो है इसके ऊपर काम होना चाहिए। क्या आपकी सरकार आएगी तो वाकई एजुकेशन के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए इस तरह के काम किए जाएंगे? हेल्थ के लिए कांग्रेस एक ही पार्टी है पूरे हिंदुस्तान में जिन्होंने आरोग्यश्री दिया था। ये इनिशिएटिव कांग्रेस पार्टी ने लिया था और आप देख सकते हैं उसका फायदा देखिए, कितने हजारों के तादाद में कितने लोगों को आंध्र प्रदेश में कितने लोग जो है अपने इलाज करवाए हैं उसके जरिए। आरोग्यश्री पे अभी अब्दुल्ला खमर साहब जो इस तरफ इशारा दे रहे थे, वो यही इशारा देने की कोशिश कर रहे थे कि सरकारी हॉस्पिटल को डेवलप करने के बजाय प्राइवेट स्कूल्स को ये आरोग्यश्री और ये स्कीम या इंश्योरेंस के जरिए उनको ऑक्सीजन देने वाली बात हो रही थी, उसी की तरफ आप मुतवज्जह कराने की कोशिश कर रहे थे। आपकी भी बात यह है कि अगर हम कोई स्कीम के जरिए कोई फंडिंग प्राइवेट हॉस्पिटल में आप इलाज करवा लो, हम पैसे देंगे, तो उससे होगा क्या? प्राइवेट हॉस्पिटल डेवलप होगा। हमारा सवाल ये है, मेरा अपना वर्शन ये है कि हम सरकारी हॉस्पिटल को, गवर्नमेंट हॉस्पिटल को इतना इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें डेवलप करेंगे, उसको सुपर स्पेशलिटी बनाएंगे कि ताकि आपको पैसे देने की जरूरत नहीं पड़े, वहीं इलाज हो। ये हमारा वर्शन। कांग्रेस पार्टी के हमेशा से इसके ऊपर जो है तवज्जो है, जैसा मैं आपको बताता चलूँ, क्योंकि जैसा हमारे कांग्रेस पार्टी ने मेंबरशिप जो अभी करवाया था, जो भी मेंबर बनेंगे उन्हें 2 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस दिया गया, ये तो आपने देखा होगा। और ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो है किया गया ये काम, कांग्रेस पार्टी ने अपनी जेब से 2 लाख रुपए का इंश्योर कराया हर कार्यकर्ता को, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस। ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो है जाके रिकवर हुए हैं। लेकिन अब मसला तो वही है, वही उनका सवाल है कि अगर हम ये सारे हम ये चाहते हैं कि ये इंश्योरेंस की नौबत ही नहीं आए, ये इंश्योरेंस की नौबत ही नहीं आए। सरकारी अस्पताल में उस तरह की बेहतर सुविधा मिलनी चाहिए। आपको डायरेक्ट गवर्नमेंट की तरफ से आपकी हेल्थ गवर्नमेंट के अशूर्ड होना चाहिए। सेहत के लिए मुझे बीमारी होती है तो मैं उसके इलाज की फिक्र मैं नहीं करना चाहिए, हुकूमत मेरे इलाज की जिम्मेदार होना चाहिए। ये मेरा एक ऐसा प्रपोजल है। ठीक है, तो हक बात है, ये होना चाहिए, मैं भी इस चीज़ को मानता हूँ। एजुकेशन को लेकर आपकी सरकार क्या करने वाली है? क्योंकि अगर हम बात करें तो अभी तक उस तरह का कुछ आपकी तरफ से वादा नहीं देखने को मिला। एजुकेशन की तरफ से तो काफ़ी वादे कांग्रेस पार्टी ने की है, जैसा कि जो है विद्या विकास कार्ड 5 लाख का देने की बात की गई है। हर मंडल में एक जो है स्कूल खोलने की बात की, इंटरनेशनल लेवल की स्कूल खोलने की बात की गई है और सिक्योर करने की बात की गई है। हम ये चाहते हैं कि नौजवान लड़का जो है पढ़ता है, मेहनत करता है, तो उसे नौकरी भी मिलना चाहिए, साथ में उसको सिक्योरिटी भी मिलना चाहिए, और यहाँ तक कि अगर बाहर जाना चाहता है तो उसके लिए भी हमें कमीशन बना रहे हैं। क्योंकि आजकल आप देख सकते हैं जो बच्चे बाहर जा रहे हैं वो फंस रहे हैं किसी ना किसी वजह से, क्योंकि वहाँ जाके उनको नौकरी नहीं मिल रही है। उसके लिए भी कांग्रेस पार्टी कमीशन बनाने का ऐलान कर चुकी है, और यहाँ तक कि हर बेरोजगार को महीने को जो है पेंशन देने की भी बात कांग्रेस पार्टी ने इसका ऐलान यूथ डिक्लेरेशन में कर
कर दिया है। और तो सबसे ज़्यादा नौजवानों को पढ़ाई के लिए और उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उनके फ्यूचर के लिए, उनके बेटरमेंट के लिए कांग्रेस पार्टी ने जो तारीख़ी इक़दाम उठाया है हिंदुस्तान में, ये आज तक कभी भी नहीं हुआ। और आप देखेंगे कांग्रेस पार्टी के इख्तिदार आने के बाद आप देखिए सबसे सुकून में अगर कोई आएंगे वो तालिब इल्म आएंगे, क्योंकि माजी में भी कांग्रेस की हुकूमत में जैसे स्कॉलरशिप आप देख सकते हैं, कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से स्कॉलरशिप दिया, अपने जेब खर्च से उन्हें इंजीनियर बनाया, अपने जेब खर्च से उन्हें डॉक्टर बनाए, आज देखिए वो लोग आला आला मुकाम पर पहुंचे हुए हैं। तो ये कांग्रेस के ऊपर तनकीद करना कि कांग्रेस इन चीज़ों को नज़रअंदाज करती है और करेगी, ये हमें अपने जहनों से निकालना होगा। देखिए मैं एक बात बताना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी जो इख्तिदार में आने वाली है अभी, ये आवाम के आंसू पहुँचने के लिए आ रही है, ये मजलूम की आवाज़ बनने के लिए आ रही है। तो हम सभी लोगों के साथ जो है यही वादा बीआरएस भी कहती है, कि हम क्या कहा है, हम माइनॉरिटी के लिए और नहीं, वैसे भी ओवरसीज एजुकेशन डेवलपमेंट के लिए बाकायदा लोन है, ओवरसीज एजुकेशन लोन बोल के गवर्नमेंट बीआरएस की तरफ से है, हाँ। जिसमें क्या बोलते हैं बाहर जो लोग जाके पढ़ना चाहते हैं उसके लोन की स्कीम है। लेकिन ज़्यादा जिस तरीके से लोगों को आपने क्या बोलते हैं लोन सैंक्शन करना चाहिए, वो उसके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन का प्रॉब्लम है, जिससे वो लोगों के ऊपर सही तरीके से आज तक अमल जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हुआ। मैं और एक रोशनी डालना चाहूँगा तालीम को लेकर के। टीआरएस पार्टी ने किस तरह तालीमी सिस्टम को डैमेज किया। देखिए 2018-19 प्री स्कूल किट, जो छोटे बच्चों को, जहाँ पे एलकेजी यूकेजी से पहले जो बच्चे होते हैं, हर मोहल्ले हर बस्ती में एक प्री स्कूल होता है, प्री स्कूल किट 18-19 का एक टेंडर एक दिल्ली के वेंडर को दिया गया है, जिसने वो सप्लाई नहीं किया, उसका जो डिपॉजिट अमाउंट फोरफीट हुआ। और 19-20 कोविड की वजह से टेंडर नहीं हुआ, 20-21, 21-22 2 साल से, और एक मरतबा टेंडर हुआ, छत्तीसगढ़ वाले को दिया, फिर वो सप्लाई नहीं हुआ। यानी कि 4 साल से प्री स्कूल किड बच्चों को नहीं मिली। जो बच्चों को प्री स्कूल किड मिलती तो जीरो लेवल से, यानी 3 साल 2 साल से वो बच्चे इन्वायरमेंट, एजुकेशनल इन्वायरमेंट में होते थे। उसके बाद मना उरू मना बड़ी के स्कीम के नाम से एक स्कीम बनाए कि पूरे स्कूलों को मॉडर्नाइज किया जाएगा। ये स्कीम जो है ना, ऐसा उसमें टेंडर लगाए हैं कि जिसका टर्नओवर 150 करोड़ का हो वही लोग एलिजिबल होंगे। फिर इनकी जो कंपनियां हैं, रामेश्वर राव की बेनामी कंपनी को कोलैबोरेशन टेंडर बोल करके इसको टेंडर लगाए। जैसा कि मैं काम जानता हूं, आप पैसा लगा सकते हैं, हम दोनों मिलके वेंडर बन करके हम टेंडर में शामिल हो सकते हैं। तो आप जो पैसा किसको लगाएंगे, आप जिसकी तरफ इशारा देंगे उसको पैसा लगाएंगे। ऐसे बेनामी टेंडर के जरिए मना उरू मना बड़ी के नाम से गवर्नमेंट की जो स्कीम है पूरे स्कूलों को मॉडर्नाइज करने की, ये टेंडर हुआ। और फिर आप अपने एक एमएलसी और अपने एक एमएलए मल्ला रेड्डी को प्राइवेट यूनिवर्सिटीज दी है। और जो उस्मानिया यूनिवर्सिटी है, हैदराबाद यूनिवर्सिटी है, काकतिया यूनिवर्सिटी है, ना यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट है, ना यहाँ पे कोई फंड दिया गया है, ताकि वहाँ पे जो मौजूद स्टूडेंट्स है वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से निकल करके प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आए। और इनका जो चेन है, मनी मेकिंग चेन है, इसको इन्होंने डेवलप किया गया है। कंप्लीट इनडायरेक्टली एजुकेशन सिस्टम को कोलैप्स करने का काम कर रहे हैं केसीआर साहब। चलिए शहाबुद्दीन साहब, बहुत शॉर्ट में जवाब दे दीजिएगा, क्योंकि आपकी 6 गारंटी पहले भी सामने आ चुकी हैं, 55 लोगों की लिस्ट भी आपके सामने आ चुकी है। कब और लिस्ट जारी हो जाएगी, ये भी एक सवाल है। और दूसरा सवाल ये कि मैनिफेस्टो में अब और कुछ क्या नया देखने को मिलेगा। चंद सेकंड में अपनी बात देखिए, ये 6 गारंटीज जो हमने जो कांग्रेस पार्टी ने डिक्लेयर की है, ये हाईलाइट है। हाँ, ये 6 गारंटीज को कई गारंटी उसमें से निकाल के हाईलाइट कर रहे हैं, ताकि जो है हम इसे समझ सके। ठीक है। उसके बैकड्रॉप में जो है कई स्कीम आते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि एससी डिक्लेरेशन हुआ, यूथ डिक्लेरेशन हुआ, बीसी डिक्लेरेशन होगा, माइनॉरिटी डिक्लेरेशन भी होगा। हर समाज के हर वर्ग के लोगों को जो के मसलों को, पसमानदगी को मद्देनजर रखते हुए कांग्रेस पार्टी ये इक़दाम उठा रही है। और आप देखेंगे आगे और भी मैनिफेस्टो आएंगे और भी स्कीम आएगी। अब जो है कुछ दिन के बाद जो है राहुल गांधी आ रहे हैं, वो भी आके जो है कुछ और ऐलान सुनने को मिल सकता है, और ऐलान जो है करने। ठीक है अब्दुल्ला कंवर साहब, बिल्कुल आखिरी सवाल, बहुत चंद अल्फाजों में आपका जवाब चाहिए मुझे कि जिस तरह से ओपिनियन पोल आया था, क्या लगता है कि इस बार वाकई 3rd बार जो है सीएम बन पाएंगे केसीआर, या और अगर पार्टी इक़्तिदार में आती है तो क्या केटीआर सीएम बनेंगे या केसीआर सीएम बनेंगे? बहुत जल्द केटीआर को बनाने की सोच है केसीआर साहब की जी। और जहाँ तक कि मेरा ख्याल है कि ये सेंट्रल में जाना चाहते हैं और स्टेट के लिए उन्होंने अपने फर्जंद को यहाँ पर नॉमिनेट करना चाहते हैं। क्या इस बार तीसरी बार वाकई बीआरएस सरकार बना पाएगी? इसके ताल्लुक से अभी तो नॉट श्योर बोल सकता हूँ मैं, क्योंकि सिचुएशन हालात वैसे नहीं नज़र आ रहे।
जिससे कि फिर दोबारा वो हुकूमत बनाएंगे। कांग्रेस फ्रंट रनर है नहीं, ये साहब आपसे पूछना चाह रहा रनर है। हंग असेंबली रहेगी, किसी को मेजॉरिटी नहीं आएगी। हूँ। बीएसपी आएगी, अपना सीएम बनेगी। बीएसपी इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बीएसपी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ तीन बड़े लीडर, अबरार हुसैन आज़ाद साहब बीएसपी से, कांग्रेस से हमारे साथ में शहाबुद्दीन साहब और अब्दुल हक कमर साहब हमारे साथ बीआरएस से थे। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का इस पैनल में शामिल होने के लिए। तेलंगाना को लेकर जो चर्चा है वो और भी जारी रहेगी, क्योंकि अभी इलेक्शन बाकी है, अभी वक्त बाकी है। कुछ और नई चीज़ें लेकर मुनसिफ टीवी आपके साथ फिर हाजिर होगा। तब तक अपने मेज़बान मोनिस अनवर को दीजिए इजाज़त। आप बने रहिए मुनसिफ टीवी के साथ।